हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आपको पता है कि हमारी ज्योग्राफी क्लास 8 की चल रही है। फाइनली हम लोग ज्योग्राफी भी कंप्लीट करने वाले हैं मुश्किल से 2 दिनों में। आज हमारा जो तीसरा चैप्टर है वो है एग्रीकल्चर, और आप यकीन नहीं करेंगे कि केवल इस एक चैप्टर से इतने सारे क्वेश्चंस, क्योंकि आप जानते हो कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में ना ये पूरे टॉपिक्स को कवर कर लेते हैं। और अगर आपको भरोसा ना हो तो आपका जो रिसेंटली सीटेट हुआ है, आप उसमें ज्योग्राफी वाले पोर्शन में जाना और आप खुद कहेंगे कि इसी चैप्टर से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो गहन कृषि है, वाणिज्य कृषि है, ये पूछा गया है। तो कोशिश करेंगे कि आज इस टॉपिक्स को जो है हम कंप्लीट कर लें। और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एंड आप सभी का दिल से धन्यवाद कि आपको मेरे बनाए गए हिस्ट्री के नोट्स बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। बाकी ज्योग्राफी एंड पॉलिटी मतलब सीटेट एसएसटी का कंप्लीट नोट्स आपको 8 जून को मिल जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि हिस्ट्री मैंने पहले दे दिया था, और ज्योग्राफी एंड पॉलिटी वो भी आपको 8 जून को मिल जाएगा। तो जिसने नहीं लिया है तो प्लीज़ रिवीजन करने के लिए आप नोट्स ले सकते हो, बट उस पर कंडीशन है, अगर आपने पहले भी किसी का लिया हुआ है और आपने उसको अभी तक पढ़ा नहीं है तो आपको नोट्स लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो है आपके पास पढ़िए। ये उनके लिए है कि जिन लोगों ने बिल्कुल भी अपने पास कोई नोट्स ही नहीं रखा है। और कस्टमाइज नोट्स हैं, टू द पॉइंट ही केवल आपको नोट्स में मिलेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें कहानी होती हैं। तो कमेंट सेक्शन में आपको नंबर दिख रहा होगा, उस पर आपको मैसेज करना है, व्हाट्सअप पे आपको तुरंत नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए आप हिस्ट्री का ले सकते हो, ओनली 49 रुपीज़ में मिल रहा है। देखिए, जो कृषि वाला टॉपिक है, यहाँ से कुछ चीज़ें आपको समझनी है जो कि बार बार पूछता है। आपने देखा होगा कि प्राथमिक क्रिया, द्वितीयक क्रिया, तृतीयक क्रिया, ये कितनी बार पूछता है और ये कन्फ्यूजन क्रिएट भी करता है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि पौधे से परिष्कृत उत्पाद जो भी होते हैं तो उनसे रूपांतरण, मतलब जो भी पौधे से रिलेटेड जो भी हमको उत्पाद मिलता है वो ना 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित हैं। उसमें एक आता है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, और इसके आपसे एग्जाम्पल पूछेगा तो आपको इसको समझना है। प्राथमिक में आपके वो सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध जो हमारा नेचुरल रिसोर्स है ना, उसके उत्पादन और निष्कर्षण से है। तो जो भी चीज़ें इसके अंदर में आएंगी वो हो जाएगी प्राथमिक क्रिया, मतलब डायरेक्टली कहा जा रहा है कि जो कि नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसके उत्पादन से मिला है। जैसे कि आपका एग्रीकल्चर हो गया, ये भी तो हम जो भूमि पे है वहीं पे करते हैं। मत्स्य हो गया, संग्रहण हो गया, ये प्राथमिक क्रियाओं के एग्जाम्पल हैं और ये आपसे यही एग्जाम्पल पूछता है। अब द्वितीय क्रियाओं में क्या आएगा? पहले में तो चलो ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज के उत्पादन वाली चीजें थी। द्वितीय क्रियाओं में आएगा संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, जो भी संसाधन है उसका जो मॉडिफाई चीज है, जैसे कि आप इस्पात विनिर्माण का काम कर रहे हो, बना रहे हो, डबल रोटी पकाना हो गया, कपड़ा बुनना, ये आ जाता है द्वितीय क्रियाओं के अंतर्गत। तो ये आपको एग्जाम्पल याद रखना है। और तीसरा, उसके बाद से जितने भी सर्विसेज है ना, ये टीचिंग जो मैं यहाँ पे कर रही हूँ ये भी मेरा तीसरे में आएगा, तृतीय क्रिया में। बैंकिंग है, मतलब कोई भी आप सेवा दे रहे हो, ठीक है, यहाँ पे मैं पढ़ाकर आप सभी के लिए जो है पढ़ा रही हूँ, तो ये भी एक तृतीय क्रिया में ही आता है। तो यहाँ पर लिखा है कि तृतीय क्रियाएं प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को सेवा कार्यों द्वारा सहयोग देता है। मतलब इन दोनों को जो है ये सेवा के द्वारा सहयोग प्रदान करता है, जैसे कि यातायात हो गया, व्यापार हो गया, बैंकिंग, बीमा और विज्ञापन। साथ में टीचिंग भी इसी के अंदर आता है। तो आपसे ना डायरेक्ट इनके एग्जाम्पल पूछेगा। अब मान लो ये कृषि क्या है, अभी मैंने बताया कि कृषि तो आपकी प्राथमिक क्रिया है जिसमें फसल, फल, सब्जी इन सबको हम उगाते हैं। पशुधन भी इसमें शामिल है। इसमें 50% लोग कृषि का कार्य कर रहे हैं। भारत की 2/3 जनसंख्या जो है अभी भी कृषि पे ही डिपेंड है। और हमारे यहाँ पे कृषि में आपने देखा होगा कि बेरोजगारी, महंगाई, इससे बहुत सारे लोग परेशान हैं, क्योंकि कृषि जो भी इस फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो लोग गांव वगैरह में रहते हैं, मैंने खुद देखा है, घर का कोई एक मेल मेंबर है, उसके साथ घर में 3-4 लोग हैं, उनकी वाइफ और बच्चे, वो सब मिलके सहयोग देते हैं। आप मुझे बताइए, क्या ये सहयोग देने से इनका आउटकम बहुत ज़्यादा निकलेगा? नहीं। और जब ये सामान अपने बेचने जाते हैं तो आपने देखा होगा कि इतने कम रुपए इनको दिए जाते हैं और उसी सामान को 3 से 4 दुगने में मार्केट में बेचा जाता है। तो एक तरीके से आपने देखा होगा, इस पे बार बार क्वेश्चन पूछता है कि बार बार जो किसान होते हैं वो आत्महत्या क्यों कर लेते हैं, उसका क्या रीज़न है। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है आपके पेडागोजी में। तो कुछ क्वेश्चंस तो आपको खुद से समझ के करना है, और जब भी आप टॉपिक्स को पढ़ते हैं। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे कृषि से रिलेटेड कि 50% लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं कृषि से रिलेटेड। अब इसका जो मेन चीज़ पूछता है वो यहाँ पे है। देखिए देखिए, एनसीईआरटी है, आपको सारी चीज़ें तो पढ़नी नहीं है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। आपको देखने में लगेगा कि अरे इतना सारा नहीं, आप खुद बताओ, इसमें से मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें ही छाट के बताई हैं, वही पूछेगा। अब यहाँ पर देखो, ये तो पूछेगा ही। ध्यान दीजिएगा कि एग्रीकल्चर मतलब होता है खेत की जुताई, फसल उगाना, पशुपालन।
इसे हम कहते हैं खेती। सेरीकल्चर को बोलते हैं रेशम उत्पादन। डायरेक्ट पूछता है सेरीकल्चर में क्या आता है, रेशम उत्पादन, मतलब रेशम के कीटों को पालना, और आपको पता ही है कि इसको भी बेचा ही जाता है। पीसी कल्चर किससे रिलेटेड है, मत्स्य पालन। ये लोग डायरेक्ट पूछते हैं, सेरीकल्चर रेशम उत्पादन, पीसी कल्चर मत्स्य मतलब तालाब पोखरों में मछलियों को जो है पालना, और वीटी कल्चर का मतलब होता है अंगूर की खेती। ध्यान दीजिएगा, पूछता है वीटी कल्चर का मतलब अंगूर की खेती। और हॉर्टिकल्चर कई बार पूछा है क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें सब्जी फूल फल इनको उगाना किसके लिए, वाणिज्यिक उपयोग के लिए। तो हॉर्टिकल्चर में आपका बागान आता है, आपका सब्जी फूल फल ये सब आ जाते हैं। इनका ना डायरेक्ट मतलब पूछता है, तो आपको ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, जो लोग अभी पढ़ रहे हैं साथ में वो उनके पास मेरा नोट्स भी होगा हिस्ट्री का या फिर अभी ज्योग्राफी का मिल जाएगा ना, आप खुद देखेंगे कि आपको कितना फायदा हो रहा है। एक तो आपने यहाँ पे पूरा मेरे साथ देखा है क्योंकि मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, इसलिए मैं बोलती हूँ कि डेली क्लासेस भी देखो। अब जब आप नोट्स पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा कि यस ये वाला चीज़ तो मैंने क्लास में भी देखा था, और दोबारा से आप पढ़ रहे हो, आप सोच रहे हैं, आप बार बार उस चीज़ को पढ़ रहे हैं, तो आपके स्कोर क्यों नहीं आएंगे अच्छा खासा, बहुत अच्छे नंबर आएंगे। बस रिविजन करते रहना। अब कृषि तंत्र से रिलेटेड चीज़ें देखते हैं जो इसमें भी है। ये वाला क्वेश्चन आपका पूछा है अभी, ये जो मैं आपको ऊपर मैंने बताया, और ये इनके पार्ट्स के जो है डेफिनेशंस मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछा है। सबसे पहले देखो, जैविक कृषि का मतलब क्या होता है कि हम लोग ना केमिकल यूज नहीं कर रहे हैं, उसकी जगह पे हम लोग जैविक खाद और जो भी नेचुरली चीजें हैं ना उसका यूज कर रहे हो। आप ऐसा नहीं कर रहे हो कि फसल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए हम उसमें कोई आनुवंशिक रूपांतरण, ये सब चीजें नहीं होती, ये नेचुरली होती हैं जैविक कृषि, ठीक है। अब कृषि के प्रकार देखिए, इसको दो मुख्य भागों में बांट सकते हैं, एक है निर्वाह, दूसरा है वाणिज्यिक। इसका अंतर आपसे पूछता है तो आपको पता होना चाहिए। निर्वाह कृषि जो है कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए होता है। पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। निर्वाह कृषि को पुनः गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि में बांट सकते हैं। वही है जो आमतौर पे अपने गांव में देखा होगा कि लोग अपने, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था ना कि खुद के घर के लोग ही 4-5 लोग मिलकर खेती करते हैं। कोई इसमें अपने, हम इसमें कोई ऐसे टेक्नोलॉजी इसका यूज़ नहीं करते हैं, घर के ही लोगों की हेल्प से हो जाता है, ठीक है, खाने पीने का इतना निकल जाता है। अब इसको भी हमने दो भागों में बांट दिया, एक हो गया है गहन निर्वाह कृषि और दूसरा है आदिम निर्वाह कृषि। तो ये क्या है, यही जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये आपसे इंपॉर्टेंट है, यही पूछेगा, ध्यान देना। जो मैं बोलती हूँ आपको बार बार ऐसे हवा में नहीं बोलती हूँ, मैंने आपके पता नहीं कितने प्रीवियस क्वेश्चंस को एनालिसिस किया है, बार बार किया है। मैं नोट्स बनाने में भी ये काम करती हूँ। नोट्स बनाने से पहले मैं 3 से 4 बार तो ज्योग्राफी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस देखती हूँ कि अच्छा इस चैप्टर से क्या क्या पूछा गया है। तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये पूछा हुआ है। गहन निर्वाह कृषि में किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजार और अधिक श्रम से खेती करता है। डिफरेंस ध्यान रखो, गहन का मतलब क्या है कि छोटा सा एरिया है, कुछ औजार हैं सिंपल से, और बहुत मेहनत से हम खेती कर रहे हैं, ठीक है। अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु और उर्वर मृदा वाले खेत में एक वर्ष में से एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती हैं। और यहाँ की जो मुख्य फसल है वो होती है चावल। अन्य फसल में गेहूं, मक्का, दलहन, तिलहन भी शामिल है। गहन निर्वाह कृषि कहाँ कहाँ पर होती है, ध्यान दीजिएगा, दक्षिणी पूर्व और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में चलती है। तो ये सिंपली करते हैं, मेहनत बहुत लगता है गहन निर्वाह कृषि में, ठीक है। अब ये आदिम निर्वाह कृषि क्या है, इसे हम बोलते हैं स्थानांतरित कृषि या फिर चलवासी पशुचारण, इसमें शामिल है। अब आदिम निर्वाह कृषि में दो चीजें हैं, एक तो कल्टीवेशन मतलब स्थानांतरित कृषि हो गया, और दूसरा है चलवासी। अब इसके बारे में देखते हैं क्योंकि ये पूछेगा। अब आदिम वाले में पहला है हमारा स्थानांतरी। तो देखिए स्थानांतरित कृषि जो है अमेजोन बेसिन के सघन वाले क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय, ये ऐसे नाम जरूर ध्यान दीजिएगा, पूछता है किस तरीके का क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और उत्तरी पूर्वी भारत के भागों में प्रचलित है। ये भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्र हैं। वृक्षों को काट कर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है। और आप यकीन नहीं करेंगे, आपसे ये सब नहीं पूछेगा कि क्या, आपसे ये पूछेगा कि यहाँ पे किस तरीके से खेती होती है, और जलाने की जगह पे वो लिख देगा उखाड़ कर, ठीक है। फिर वो पूछेगा इसमें से क्या सही नहीं है। इसी तरीके से क्वेश्चंस बनाते हैं। जो मैंने आपको कल बताया था ना, कर्तन और दहन एक दिन पढ़ाया था, उसमें भी यही सेम चीज घुमा के पूछा था। तो याद ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जलाया जाता है और जो राख होता है उसको मृदा में मिला देते हैं, तथा मक्का, रतालू, आलू और कसावा जैसी फसलों को उगाया जाता है। भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद वह भूमि को छोड़ दी जाती है और कृषक जो है फिर
जैसे उसकी उर्वरता खत्म हुई दूसरे जगह पे चले जाएंगे, वहां खेती स्टार्ट कर देंगे। तो स्थानांतरित कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में भी जानते हैं। ये समझ गए आप। नामी भैया हो गया, आज एक जगह बनाया है, कल दूसरे जगह बनाएंगे, तीसरे दिन कहीं और बनाएंगे। तो ये होती है कर्तन दहन। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना कि ये जलाकर हम साफ करते हैं। अब स्थानांतरित कृषि आपको पता है कि विश्व में प्रचलित है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो, और इसके नाम भी अलग अलग हैं। अगर आप स्थानांतरित कृषि उत्तर पूर्वी भारत में जाएंगे ना तो इसको बोलेंगे झूमिंग खेती। अगर आप मैक्सिको में जाएंगे तो स्थानांतरित कृषि को बोलेंगे मिल्पा। ब्राजील में जाएंगे तो बोलेंगे रोका, और मलेशिया में जाएंगे तो बोला जाएगा लदांग। और ये क्वेश्चन पूरा का पूरा यहीं से पूछा है। चलो याद करने का तरीका देखते हैं। चलो ठीक है, झूमिंग खेती हमको पता चल गया, उत्तर पूर्वी भारत। मिल्पा, ताकि आप गलत ना करें, म से मिल्पा, म से मैक्सिको, याद हो गया। किसी का रोका होता है तो वो ब्राजील वाला गाना हम बजा देते हैं। ब्राजील वो वाला गाना आपने सुना ही होगा, काफी ट्रेंड कर रहा था, सब लोग उस पर रील्स बना रहे थे। तो रोका इंगेजमेंट हुआ, जैसे हम रोका बोलते हैं, तो ब्राजील वाला गाना बजा दिया। उसके बाद से हमारा लदांग, लदांग मलेशिया, इन दोनों को रिलेट कर लो, एक तो याद ही कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको मैंने इसलिए याद कराया है क्योंकि ये पूछा हुआ है। अब हमने आदिम वाले में एक स्थानांतरित कृषि देखा, जो कि नाम से ही क्लियर है, अलग अलग जगह पर बनाते हैं। दूसरा है चलवासी। ये देखिए, ये है चलवासी पशुचारक। इसकी खेती कैसी होती है? तो ये क्या करते हैं, सहारा का जो अर्ध शुष्क और जो शुष्क प्रदेश है, जैसे कि मध्य एशिया और भारत का कुछ हिस्सा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर में प्रचलित है ये खेती। हर जगह नहीं, कुछ एरियाज में। अब इस प्रकार की किसी में पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों से घूमते हैं। अपने पशु को ले लेते हैं, फिर चलते हैं कि चलो भैया जहाँ पे चारा पानी मिल जाए, इनको खिला पिला दिया जाए। तो इस प्रकार की गतिविधि जलवायु बाधाओं और भूभाग की प्रतिक्रिया, और ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रेजेंट नहीं है ना। अगर मेरे घर में ही, घर के पास ही सारी चीजें मिल जाए तो मैं क्यों लेके जाऊंगी कहीं और? ये इसी वजह से उत्पन्न होता है। अब इसमें मुख्यतः भेड़, ऊंट, मवेशी, याक और बकरियां ये लोग पालते हैं। ये पशुचारक और उनके परिवार के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल और अन्य उत्पाद ये सब उपलब्ध कराते हैं। तो नाम से ही क्लियर है कि पशु लेके चल पड़ो। ठीक है, आपको ये सब याद रखना। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना वो ये है कि कहाँ पर होता है। नाम तो कोई भी समझ जाएगा, बट ये चीज ध्यान दीजिएगा। अब उसके बाद से हमने ऊपर ही देखा था कि कृषि को हमने बांटा था निर्वाह और वाणिज्यिक। निर्वाह आपने देख लिया कि इसमें कौन कौन से पार्ट हैं। वाणिज्यिक आप नाम से ही क्लियर होगा कि ये कोई मामूली खेती तो नहीं है, इससे तो व्यापार होगा और ये एक बड़े स्तर पे होगा। तो चलिए देखते हैं। वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार विक्रय हेतु किया जाता है। मैंने इसलिए आपको बोला ना, नाम से ही क्लियर है, या आप अपने खुद के घर के लिए नहीं कर रहे हो, बाजार में बेचने के लिए कर रहे हो। इसमें काफी जो ज्यादा है श्रम नहीं, लेकिन ये तो बोलेंगे कि काफी बड़े क्षेत्र पे होता है। बहुत सारा पूंजी, बहुत सारा पैसा लगता है इसमें। इसमें काम मनुष्य, इंसानों के द्वारा नहीं, मशीनों के द्वारा किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि ये शामिल हैं। आपसे ये पूछेगा कि वाणिज्यिक कृषि में क्या शामिल है, फिर निर्वाह कृषि में क्या शामिल है। तो अगर आपको पता ही नहीं है कि निर्वाह कृषि में आपका क्या क्या आ गया, ठीक है, गहन निर्वाह में क्या आता है, आदिम निर्वाह में क्या आता है, ये सारे पॉइंट्स जो मैं यहाँ पर आपको बताई हूँ, तो आप कैसे बता पाओगे? स्थानांतरित कृषि किस में आता है, चलवासी किस में आता है? तो इसलिए सारे पॉइंट्स को अच्छे से नोट कीजिए। तो आपने देखा कि वाणिज्यिक में अनाज कृषि, मिश्रित और रोपण कृषि ये आता है। अब चलो देखते हैं सबसे पहले अनाज कृषि, वाणिज्यिक। अब ये एक तरीके से व्यापार के उद्देश्य से बनाया ही गया है। तो गेहूं और मक्का यहाँ की मेन फसल हो जाती हैं सामान्य रूप से, और उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान वाणिज्यिक अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं। एक बहुत बड़े हेक्टेयर, बड़े फॉर्म में जो है से युक्त विरल आबादी वाले हैं। अत्यधिक ठंड वधन काल को बाधित करती है और केवल एक ही फसल उगाई जा सकती है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, गेहूं और मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसल है। ठीक है, वाणिज्यिक कृषि। अब उसके बाद से आपकी मिश्रित कृषि, ये नाम से भी क्लियर है, मिक्स। ठीक है, तो इसमें भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसल उगाने और पशुधन पालने, इन सब के लिए किया जाता है। मतलब ये मिक्स है, हमको भूमि का उपयोग भोजन के लिए करना है, चारे की फसल के लिए करना है, पशुधन के लिए करना है। और यह कहाँ पे होगा? यूरोप, पूर्वी राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है। तो ये हो गया आपका मिश्रित कृषि। उसके बाद से आप यहाँ पर फोटोज देखिएगा, गन्ने की खेती, गन्ने की ये रोपण कृषि है। अब हमारा आता है रोपण कृषि। ये देखिए, केले की रोपण कृषि,
इस फोटोज में देखिएगा। अब ये रोपड़ कृषि क्या है, तो ये भी एक वाणिज्यिक कृषि का ही प्रकार है, जहां पर चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला, कपास, इनकी एकल फसल उगाई जाती है। ये एक बहुत बड़े पैमाने पर होता है और ऑब्वियस सी बात है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि यहाँ पे इंसान का श्रम नहीं, मशीनों से काम कराते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है, भाई इसको बेचना है, और उत्पाद का प्रसंस्करण जो है खेतों पर ही या फिर जो कारखाने होते हैं वहाँ पर भी करते हैं। इस प्रकार की कृषि में परिवहन जाल के विकास की भी अनिवार्यता होती है। देखो, जो स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे, जहाँ पे परिवार के लोग मिलकर काम करते हैं, वहाँ पे मेहनत बहुत होती है, पैसे कितने कम होते हैं, और इन सब में क्या होता है कि मेहनत भी ज़्यादा नहीं है, पूंजी ज़्यादा लगेगी और आउटकम भी ज़्यादा आता है। तो रोपड़ कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि कहाँ पर, तो विश्व के उष्णकटिबंधीय में। अब ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि ये आपसे पूछेगा कि रबड़ कहाँ पे, मलेशिया में, ब्राज़ील में कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय, इसके उदाहरण है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे कॉफ़ी पूछे तो ब्राज़ील में, चाय पूछे तो भारत श्रीलंका में, और रबड़ पूछे तो मलेशिया में। ये कुछ इसके एग्जाम्पल हैं रोपण कृषि के अलग अलग देशों में। ठीक है, अब मुख्य फसल आप देखिए, आज हम इसको कंप्लीट करके ही रहेंगे। ये देखिए, चावल की खेती आपने देखी ही होगी, ये देखिए, और ये गेहूं के काटने का दृश्य है, यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, और ये आपकी बाजरे की खेती हो रही है। ठीक है, जो लोग गांव से होंगे उन लोगों ने तो खुद देखा भी होगा, उनके होंगे भी खेत, सभी लोगों के, जो लोग गांव से रिलेट करते होंगे, तो आपको तो दिक्कत भी नहीं आएगी इस टॉपिक को ज़्यादा समझने में। तो देखो, जनसंख्या हमारी बढ़ रही है, उसकी नीड्स को पूरा करने के लिए हमको फसल उगानी ही पड़ेंगी। अब ये जो हमारी कृषि होती है, फसलें कृषि, ये उद्योग के लिए ना कच्चे माल की आपूर्ति करता है, जैसे कि गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, ये एक मुख्य खाद्य फसलें हैं। जूट और कपास जो है वो रेशेदार फसलें हैं। ध्यान दीजिएगा, ये आपसे पूछेगा, खाद्य फसलें गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, रेशेदार फसलें जूट, कपास, मुख्य पेय फसलें पीने लायक चाय और कहवा। अब वन बाय वन इनसे पढ़ेंगे, क्योंकि इनसे ही रिलेटेड पूछा है। अभी फिलहाल में पटसन वाला जो है इसी टॉपिक से भी पूछा था। देखो, चावल के बारे में देखते हैं। अब ये तो विश्व की है खाद्य फसल, मुख्य खाद्य फसल है, और यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार है। चावल के लिए आपको याद रखिएगा, ये पूछता है कि चावल के लिए क्या जरूरी है, तो उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता और वर्षा की आवश्यकता होती है। ध्यान दीजिएगा, एग्जामिनर इसको पूछा था, बोला था उच्च तापमान, और अधिक की जगह पे लिख दिया था कम आर्द्रता। बट याद रखना, चावल के लिए हमको हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी एंड बहुत सारे बारिश की जरूरत होती है। यह फसल चीका युक्त जलोढ़ मृदा, जिसमें जल रोकने की क्षमता होना, वहीं पे बढ़िया उगेगी। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, जलोढ़ मृदा। अब चीन जो है चावल में सबसे आगे है, और चीन के बाद नंबर आता है भारत का, जापान का, श्रीलंका का और मिस्र का। ठीक है, और अनुकूलन जलवायु दशाओं जैसे कि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में एक वर्ष में 2 से 3 फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है, तो ये चावल से रिलेटेड टॉपिक है। अब दूसरा है गेहूं। देखियो, गेहूं की यहाँ पे कटाई हो रही है, तो इसके लिए हमें क्या जरूरत है, गेहूं के वर्धन काल में मध्यम तापमान होगा, मतलब मीडियम होगा, वर्षा और शस्य कर्तन, मतलब फसल की कटाई के समय तेज धूप की जरूरत होती है, मतलब इतनी तेज धूप में इनकी कटाई होगी। इसका विकास सुअपवाहित, ये कहाँ पे होगा, तो दोमट मृदा, चावल आपका जलोढ़ में, गेहूं आपका दोमट मृदा में बढ़िया उगेगा। गेहूं संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत में उगाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, यह शीत ऋतु में उगाते हैं गेहूं। ठीक है, अगला है मिलेट, मोटे अनाज, जिसे हम जानते हैं काफी हेल्दी होता है। तो मिलेट जो है मोटे अनाज के रूप में जानते हैं, और ये कम उपजाऊ तथा ये कहाँ पर उगाते हैं, बलुई मृदा में। ठीक है, और ये एक ऐसी फसल है जिसको ज्यादा बारिश नहीं चाहिए, जैसे चावल को बहुत ज़्यादा बारिश चाहिए, इसे जो है कम वर्षा चाहिए। टेम्परेचर भी आपका उच्च से मध्यम के बीच में, और हाँ, सूर्य की जरूरत तो पड़ेगी ही, सूर्य के प्रकाश की। ठीक है, मिलेट में आपका ज्वार, बाजरा और रागी काफ़ी हेल्दी होता है। आपने देखा होगा, देखा क्या होगा, आप लोगों ने खाया होगा। तो ज्वार, बाजरा और रागी ये मिलेट में आते हैं, ये भारत में उगाए जाते हैं। ठीक है, नाइजीरिया, चीन और नाइजर इसके अन्य उत्पादक हैं। तो हमने मिलेट भी देख लिया। अब ये हो रही है मक्के की खेती।
मक्का तो सभी को पसंद है भाई, रोस्टेड। ठीक है, तो ये मक्के की कृषि आप देख सकते हो। इसके लिए क्या जरूरी है, तो ये जो टेम्परेचर है ना, किसको कितने बारिश, कितना धूप, कितना क्या चीजें चाहिए, ये तो भाई रट लो। इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता है कि इस वाले एग्जाम में आपसे चावल पूछेगा कि मक्का पूछेगा कि गेहूं पूछेगा। तो हमें तो पूरी तैयारी करके जानी है ना। अब लड़ाई करने से पहले भाई युद्ध होना है, उसके पहले आपको पूरी तैयारी करनी है, चाहे कहीं से भी कुछ भी पूछ ले आप आंसर दे पाए। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि मक्के के लिए आपको मीडियम टेम्परेचर, वर्षा बट अधिक धूप चाहिए। और ये किस मिट्टी में होगा, तो सुअपवाहित उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है। मक्का आपका उत्तर अमेरिका, ब्राजील, चीन, रूस, कनाडा, भारत और मैक्सिको में उगाया जाता है। ये 1 मिनट के लिए आप थोड़ा सा भूल भी जाएं, बट किसको कितना टेम्परेचर, धूप चाहिए और मिट्टी चाहिए, ये तो आपको रटना ही होगा। ठीक है, और समय है, अभी आप याद कर सकते हैं। और इसका कस्टमाइज नोट्स तो मैं 8 जून को मैंने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है, आपको 8 जून को मिल जाएगा। ज्योग्राफी एंड आपका पॉलिटी, क्योंकि ज्योग्राफी से भी 14 नंबर के आते हैं और पॉलिटी से आपका 12 नंबर। तो आप समझ रहे हो, एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है। इस बार बीपीएससी में एक एक नंबर से जो कम थे ना, उनको बाहर कर दिया गया है। अब ये है कपास की खेती, ये देखिए कपास वाला जो है, इसे पटसन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, ये देखिए यहाँ पे है। और कपास का इसका वृद्धि के लिए आपको हाई टेम्परेचर चाहिए, बारिश हल्की सी चाहिए, और 200 से, यहाँ पे देखिए 200 से 210 पाला रहित दिन और तेज चमकीली धूप की जरूरत है। और ये आपका कपास जो है ना, काली और जलोढ़ मृदा में सबसे बढ़िया उगेगी। चीन, अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राजील, मिस्र कपास के मामले में आगे हैं। यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कच्चा माल है। ठीक है, इसी से तो बनाए जाते हैं कॉटन के कपड़े। तो ये हो गया हमारा कपास। पटसन देखिए, जिसे हम बोलते हैं गोल्डन रेसा, सुनहरा रेसा। और ये लाइन पूछा है कि किसी को जानते हैं सुनहरा रेसा, पटसन को। ये आपका जलोढ़ मिट्टी में बहुत बढ़िया से होता है, और टेम्परेचर इसको हाई चाहिए, भारी वर्षा चाहिए और आर्द्र जलवायु इसको चाहिए। पटसन वाला कुछ क्वेश्चन पूछा था कि इसकी ग्रोथ के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं, तो हाई टेम्परेचर, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु। यह फसल, ये भी लाइन पूछा है कि किस प्रकार के क्षेत्र में उगेगा, तो यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाया जाता है। और इसके अग्रणी उत्पादक, स्टेटमेंट में लिखा था कि क्या भारत और बांग्लादेश पटसन के अग्रणी उत्पादक हैं, सही है या गलत है, ऐसे पूछा हुआ है इसको। तो याद रखिएगा, भारत और बांग्लादेश ही इसमें आगे हैं। ठीक है, पटसन। और ये है कॉफी। कॉफ़ी और चाय के तो बहुत सारे लोग दीवाने होंगे। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये कॉफ़ी की कृषि हो रही है। अभी चाय वालों का भी नंबर आएगा, जिनको चाय का बहुत शौक होगा। ये देखिए कॉफ़ी बना, इस तरीके से खेती हो रही है। और इसके लिए आपको गर्म और आर्द्र जलवायु और सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। ध्यान दीजिएगा, ये सब कुछ आपको ज़्यादा याद रखना है। और इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल जो है वो बेस्ट होता है। ब्राज़ील कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक है। सबसे ऊपर ही हमने देखा था ना, कहवा, ब्राज़ील। और इसके पश्चात आपका कोलंबिया और भारत। नंबर 1 पे ब्राज़ील है। ठीक है, चलिए कॉफ़ी भी हो गया। और आज की ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसने लाइक वाला बटन नहीं दबाया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अपनी मेहनत हो रही है आप सभी के लिए। ये है चाय की रोपण खेती। ये देखिए, चाय आप में से बहुत सारे लोग पीते ही होंगे। तो ये बागान में उगाई जाने वाली एक पेयजल है, और इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु चाहिए और वर्ष भर जो है समवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए सुअपवाहित दोमट मृदा और मंद ढाल की जरूरत होती है। पत्तियों को चुनने के लिए अधिक संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। ये देखिए, बहुत मेहनत वाला काम है ये। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। और उसके बाद से बस अब इसमें और कुछ नहीं पढ़ना है। ये जो कृषि का विकास है, यहाँ पर यही चीज़ें दिखाई जा रही हैं कि जनसंख्या की मांग बढ़ रही है और इसमें हमें बहुत सारे तरीके अपनाने चाहिए। जैसे कि जो भी फसल है, सिंचाई है, उनकी उपज के लिए अलग अलग प्रयोग करने चाहिए। सबसे बेस्ट है कि कृषि का मशीनीकरण भी कृषि के विकास का एक अन्य पहलू है। ठीक है, इसको सुरक्षा भी देना है। तो यहाँ पर वही बताया जा रहा है कि बहुत सारे अलग अलग भागों में जो विकासशील देश हैं, वहाँ पे अधिकतर, ये देखिए, अधिक जनसंख्या वाले जो विकासशील देश हैं वहाँ पर गहन कृषि करते हैं। और छोटी जोतों पर सामान्यतः जीविकोपार्जन के लिए फसलें उगाई जाती हैं। बड़ी जोतों वाणिज्यिक कृषि के लिए अधिक उपयुक्त होती है। बड़े, अगर आपके पास बहुत सारा जमीन है, आपको अच्छा खासा बिजनेस करना है, वाणिज्यिक कृषि बेस्ट है, जैसे कि अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है, ये देखो भारत में किस तरीके से खेती हो रही है। और ये दिखा भारत के खेत, और संयुक्त राज्य अमेरिका आप देख सकते हो, वहाँ पे इस तरीके से खेती होगी। और ये देखिए,
ये जो छिड़काव इनका इससे होता है। बहुत सारे मशीन, बहुत सारी टेक्नोलॉजी का अमेरिका में यूज़ होता है, क्योंकि भाई वो तो है ही, डेवलपमेंट वहाँ पे ज़्यादा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका के जो किसान है ना, वो खेतिहर की तरह नहीं, एक व्यवसाय की तरह काम करते हैं, और शायद वो इसीलिए इसमें इतना आगे हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बस ये यहाँ पे डिफरेंस के लिए दिया गया है। तो आज की जो क्लास है ना, मैं आपको बोलना चाहूँगी, ये जो हमारा कृषि है, एग्रीकल्चर है, यहाँ से मैंने जो चीज़ें आपको बोली, ये चैप्टर ना अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जाम में इस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और नहीं तो ये एक क्वेश्चन बनाएंगे और पूरा टॉपिक कवर कर देंगे। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी है प्लीज़ बताइएगा, लाइक कर दीजिए, एंड कमेंट सेक्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर मिलेगा अगर आपको पेड नोट्स चाहिए होगा, जो कि मैंने खुद बनाया है और बहुत मेहनत लगी है, बन चुकी है नोट्स। हिस्ट्री का भी आप ले सकते हो, और 8 जून को आप ज्योग्राफी एंड पॉलिटी का ले लेना। तो यहीं से आपका 40 नंबर पूरा नोट से ही मिलने वाला है, क्योंकि हम लोग चैप्टर वाइज डिटेल एनसीईआरटी थ्योरी आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।